नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं कक्षीय इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। हम नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ चुके हैं और नील्स बोर के परमाणु मॉडल का हम यहां पर एक अनुप्रयोग देख रहे हैं। नील्स बोर के जो परिकल्पनाएं हैं, अभिग्रहित हैं, उनको हम यहां पर यूज में लेते हुए नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे। कक्षीय इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कह दीजिए या इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या कह दीजिए, हम नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या यहां पर फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों, बोर की परिकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए हम कक्षीय इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का सूत्र फॉर्मूला यहां पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए कैसे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं बोर की प्रथम परिकल्पना की। हम जानते हैं बोर की प्रथम परिकल्पना से, बोर की जो पहली परिकल्पना है वो क्या है? देखिए, बोर की प्रथम परिकल्पना है कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन को जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होती है। उसे हम बोर की प्रथम परिकल्पना से नाभिक के चारों ओर nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के लिए, चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? देखिए, हम जानते हैं mv²/r बराबर होता है 1/4πε0z e²/r²। यहां पर हम जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये मानकर चल रहे हैं कि वो nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहा है, nवें ऊर्जा स्तर में चक्कर लगा रहा है। तो उस कंडीशन में जो nवीं कक्षा के अंदर वेग है उसको हम vn² से पुट कर देंगे और जो त्रिज्या है उसको rn से पुट कर देंगे। इधर भी ये rn हमारे पास में आ जाएगा। इसे हम दे देंगे समीकरण 1। बोर की द्वितीय परिकल्पना से बोर की जो दूसरी परिकल्पना है वो क्या है? देखिए, समझिए कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में हो। nवीं कक्षा में वेग को vn से, त्रिज्या को rn से, यहां पर ये nh/2π है ही। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। इस दूसरी परिकल्पना से हम यहां से vn की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उस vn की वैल्यू को समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो यहां से देखिए, vn बराबर हम क्या पुट कर देंगे? nh/2πm, ये m यहां पर आ गया, rn को भी हम उधर ले आते हैं। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3। समीकरण 3 को उठाकर समीकरण 1 में पुट कर देंगे। समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 को यदि हम 1 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए, समीकरण 3 को उठाकर हम 1 में पुट कर देंगे। क्या निकल कर आ रहा है? m/rn तो पड़ा ही है, ये m/rn पड़ा है। vn की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो nh/2πm/rn, और इसका भी ये स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। vn का स्क्वायर है तो vn की वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर कर दिया, उधर हमने स्क्वायर कर दिया, बराबर। अब देखिए इक्वल में क्या है? 1/4πε0z ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर।
ये हमारे पास में आ चुका है इक्वेशन नंबर 1 से। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे और Rn की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए यहां से क्या बच रहा है कि ये है m, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा। इधर से देखिए n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन यहां पर ये Rn है ही। देखिए मैं चलो इस m को भी यहां पर पुट कर देता हूं। ये m बट्टे में Rn तो है ही, इसका स्क्वायर किया n स्क्वायर h स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, पाई का स्क्वायर किया, m का स्क्वायर किया, Rn का स्क्वायर किया, इक्वल टू में क्या आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर अपॉन Rn स्क्वायर। अब जो राशियां कैंसिल हो रही है उसे हम कैंसिल कर देंगे, जो राशियां शेष हैं उसको हम यहां पर पुट कर देंगे। तो देखिए n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन यहां से 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक पाई से एक पाई भी कैंसिल हो गया, तो पाई एक m से एक m कैंसिल हो गया, m Rn स्क्वायर से Rn स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो Rn इक्वल टू इस तरफ तो यही राशियां बचेगी, m कैंसिल हो गया, n स्क्वायर पढ़ाई है, h स्क्वायर पढ़ाई है, Rn पढ़ाई है, r स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, एक पाई कैंसिल हो गया, एक पाई रह गया, m एक कैंसिल हो गया, एक पढ़ाई है। ओके इधर देखिए क्या है z e स्क्वायर अपॉन पाई कैंसिल हो चुका है इधर से और 4 भी कैंसिल हो चुका है, एप्सिलॉन नॉट बस यही बचा है, Rn स्क्वायर भी कैंसिल हो चुका है। अब हमें वैल्यू चाहिए Rn की। तो देखिए यहां से Rn की वैल्यू है वो क्या आएगी, देखते जाइए। Rn को हम इधर गुणा कर देंगे, बाकी की सभी राशियों को इधर ले आएंगे, तो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, बराबर में आ गया Rn। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या का फॉर्मूला आ चुका है। Rn इक्वल टू हम पुट कर देंगे एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन यहां से देखिए पाई m e स्क्वायर और इनटू में हमारे पास में चल रहा है n स्क्वायर अपॉन में z। ये हमारे पास में nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या का फॉर्मूला आ चुका है। Rn इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर और इनटू में जो राशियां वेरिएबल है वो भी मौजूद है, मैंने उनको ब्रैकेट में लिखा है, अलग से लिखा है n स्क्वायर अपॉन में z। ये सारी राशियां कांस्टेंट है। तो यह है कक्षीय इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर त्रिज्या वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, उसके पथ की त्रिज्या का सूत्र है, फॉर्मूला है। अब यहां से यदि इस राशि को मैं कैलकुलेट करूं, इसको हम R0 कह दें, तो देखिए यहां से n बराबर 1 और z बराबर 1 के लिए मैं एक बार n बराबर 1 और z बराबर 1 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो ये यहां से हमारे पास में वैल्यू जो निकल कर आएगी R1 इक्वल टू ये वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर, ये यहां पर 1 अपॉन में 1 हो जाएगा। इसको हम A0 कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, बोर त्रिज्या कहलाती है, A0 कहलाता है। इसकी वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम आती है। चलिए मैं आपको इसकी वैल्यू रखकर बता देता हूं, हालांकि कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा, आप खुद कैलकुलेशन करके देख लेंगे। ये जो A0 है इसको हम बोर त्रिज्या कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर के बराबर होता है। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.854 गुणा 10 की घात -12 है। फिर यहां पर है h का स्क्वायर 6.62 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर। फिर है पाई, तो पाई का मान 3.14। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से 9.1 इंटू 10⁻31। फिर ये ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर। दोस्तों जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम और इसे हम बोर त्रिज्या कहते हैं, बोर त्रिज्या कहलाती है। बोर त्रिज्या क्या है एक बार सुन लीजिए कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा की जो त्रिज्या होती है उसको हम बोर त्रिज्या कहते हैं।
हाइड्रोजन परमाणु के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या बोर त्रिज्या कहलाती, जो कि 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। यदि मैं यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो ये फॉर्मूला हमारे पास में क्या आ जाएगा, आर एन बराबर हमारे पास में आ गया 0.53 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर अपॉन में जेड। ये हमारे पास में सूत्र आ चुका है। हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में आ चुका है कक्षीय इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का सूत्र। दूसरे तरीके से मैथमेटिकल रूप में जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू पुट करके हमने इसको एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है। अब यदि हम इसको और हाइड्रोजन परमाणु के लिए आर की वैल्यू फाइंड आउट करें अलग अलग कक्षाओं की, तो कितनी होगी, देखिए यहां से आप देख सकते हैं कि जो आर एन है कक्षीय त्रिज्या है वो कक्षा की संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। इसके अलावा जो त्रिज्या है उसका मान परमाणु क्रमांक के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। तो यहां से इन दोनों को ध्यान में रखना है। अब देखिए हम यहां पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए उसकी पहली दूसरी तीसरी कक्षा में उसकी जो रेडियस है वो क्या होगी वो अब देखते हैं। मैं एक बार पॉज कर रहा हूं। अब हम यहां से देखेंगे एन की वैल्यू और जेड की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारे पास में आर एन की वैल्यू आती चली जाएगी। तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मतलब हो गया है जेड बराबर 1। जेड बराबर 1, हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो जेड बराबर 1। पहली कक्षा के लिए, पहली कक्षा के लिए, पहली कक्षा के लिए n बराबर कितना आ जाएगा 1। तो यहां से R1, इस फॉर्मूले से R1 निकलेगा 0.53 एंगस्ट्रॉम और जो n स्क्वायर अपॉन जेड है, n की वैल्यू भी 1, जेड की वैल्यू भी 1। तो ये हमारे पास में आ गई है पहली कक्षा की त्रिज्या। फिर हम बात करें दूसरी कक्षा की त्रिज्या की। दूसरी कक्षा के लिए क्या हो जाएगा, n बराबर 2 पुट करेंगे, R2 बराबर, R2 का मान यहां से देखिए 0.53 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर का मान, अब की n का मान है 2 तो n स्क्वायर हो गया 4। तो जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में आ गया है 2.12 एंगस्ट्रॉम, 2.12 एंगस्ट्रॉम। और एक बार इसको गुणा करके देख लेंगे आप लोग। फिर देखेंगे तीसरी कक्षा के लिए, तीसरी कक्षा के लिए इसी प्रकार से दो कक्षा है उसकी संख्या का वर्ग करके उससे प्रथम कक्षा की त्रिज्या से गुणा करते चले जाएंगे तो हमारे पास में कक्षीय त्रिज्या आती चली जाएगी। तो 0.53 एंगस्ट्रॉम और यहां से n की वैल्यू जब 3 पुट कर देंगे तो ये यहां से 9 टाइम्स हो जाएगा। 9 को इससे गुणा करेंगे 27, 45 और 2 हो जाएगा 47। तो ये हमारे पास में निकल कर आ गया 4.77 एंगस्ट्रॉम। फिर आप देखेंगे चौथी कक्षा के लिए, चौथी कक्षा के लिए तो n बराबर हम 4 पुट कर देंगे, R4 इक्वल टू हमारे पास में 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू 16 आ जाएगा। 16 को इससे गुणा करेंगे तो 48, 4 हासिल का हो गया 5, 80 और 4 हो गया 84, 8.48 एंगस्ट्रॉम यहां से निकलकर आ रहा है। अब दोस्तों यहां से इस तरीके से जो कक्षीय इलेक्ट्रॉन है उसकी त्रिज्याएं आती चली जाएगी और बोर के मॉडल से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हम इन कक्षीय त्रिज्याओं का अनुपात फाइंड आउट करें तो देखिए क्या आ जाएगा, R1 अनुपात R2 अनुपात R3 अनुपात R4 अनुपात, ये अनुपात यदि इसी तरीके से चलता है तो किसके बराबर होगा, तो इन दोनों का जो अनुपात है वो आ जाएगा 1:4।
इन दोनों का अनुपात है वो आ जाएगा 4:9, इन दोनों का अनुपात आ जाएगा 9:16, और यह अनुपात इसी तरीके से ही चलता चला जाएगा। तो ये रिजल्ट भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये काफी काम का रिजल्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, सो उनकी त्रिज्याएं 1:4:9:16 के अनुपात में होती है। ऊर्जा स्तर या कक्षाएं हैं वो इस अनुपात में उनकी त्रिज्याएं होती है। तो दोस्तों ये था बोर मॉडल का एक अनुप्रयोग, और इस अनुप्रयोग में हमने देखा कि जो कक्षीय इलेक्ट्रॉन है उसकी त्रिज्या कितनी होती है, उसका फॉर्मूला हमने आप लोगों के सामने रखा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।